Hello everyone, good morning all of you. Hope you all are doing well and you all are fine. So let's start. Today is 12th August and what's important about 12th August? तो आज हमारा होता है इंटरनेशनल यूथ डे। और ये शुरू कब हुआ? 1999 में जो है एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएन का जनरल असेंबली में, उसमें इस तरीके से बात हुआ था। और 12 अगस्त 2020 से 2000 से ये शुरुआत हुआ मनाने का। तो तब से हमारा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसमें वही है कि हमारे यूथ को किस तरीके से उसके प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट पर फोकस करना है ताकि यूथ का जो कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में हो जाए। यूथ हमारे पिलर्स होते हैं। विदाउट यूथ कंट्रीज प्रोग्रेस कांट बी पॉसिबल। तो और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो आज का हो गया नेशनल 12th अगस्त इम्पॉर्टेंट डेज। आज 12 अगस्त है, एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला टॉपिक हमें स्टार्ट करें, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन न्यूज़ में क्यों आया है? न्यूज़ में इसलिए आया है क्या कि इस तरीके से सदन में एक नोटिस आया है यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कि इस तरीके से कि हाउस में कि अपना प्रियम्बल को न्यू वाली एनसीईआरटी बुक्स से हटा दिया, जो कि मार्केट में जो भी नया आया है सर्कुलेट हो रहा है अभी, तो उसमें कहा जा रहा है क्या कि उसमें से प्रियम्बल को हटा दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। तो लेकिन हालांकि वहाँ यूनियन मिनिस्टर का वो तो उनका कहना है कि नहीं, इस तरीके से नहीं हुआ, ये गलत इन्फॉर्मेशन, लेकिन मार्केट में आया है न्यू बुक एनसीईआरटी उसमें शायद बोला जा रहा है। अब क्या है इसके पीछे सच्चाई पता नहीं। और वही एक नोटिस भेजा गया है एक पार्लियामेंट में। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? एक फॉर्मल नोटिस होता है जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए मेंबर असेंबली के द्वारा सबमिट होता है, और जिसमें एक एलिगेशन होता है कि आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किए हैं। ये तब होता है जब मेंबर्स का राइट और इम्यूनिटीज़ जो है इसेंशियल हो जाता है उस समय के ड्यूटीज़ के इफ़ेक्टिव डिस्चार्ज के लिए। ये क्या होता है? पब्लिक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये एक स्पेशल राइट और इम्यूनिटीज़ होता है जिसमें और एग्जाम्पन होता है जो दोनों हाउसेस के द्वारा इंजॉय होता है, पार्लियामेंट उसके कम्युनिटी और उसके मेंबर के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक्सटेंड्स भी होता है, और उसके लिए जो इसमें पार्ट बोल सकता है, हिस्सा ले सकता है इस प्रोसीडिंग में। और इसमें कौन कौन आते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री, ये सब। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए एक्सटेंड नहीं होता। आर्टिकल 105 में कहा गया दो प्रिविलेज दिया गया, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उस प्रोसीडिंग का पब्लिकेशन का राइट होना चाहिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 में कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेस, ये भी कहा गया है। पार्लियामेंट जो है नोट मेड इन स्पेशल लॉ एक्जस्टली क्वालिफाई ऑल प्रिविलेज। पार्लियामेंट बोले कि ऐसा नहीं है क्या कि आप सभी प्रिविलेज को कोडिफाई करने के लिए आप स्पेशल लॉ को बना सकते हैं, और अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं। एमपी और लोकसभा और राज्यसभा के एमपी और एमएलए एमपीज जो है मूव कर सकता है प्रिविलेज मोशन को। प्रिविलेज कमेटी में 15 मेंबर होता है, लोकसभा से 15 और 10 राज्यसभा से 15, 10, 25 मेंबर होता है। तो ये याद रखना है। प्रिविलेज कमेटी में कितना रहता है? 15, 10, 25 मेंबर, जिसमें 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो ये हो गया हमारा प्रिविलेज मोशन। न्यूज़ में इसलिए आया था जो कि इस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा था कि प्रियम्बल को ड्रॉप कर दिया गया न्यू एनसीईआरटी बुक जो सर्कुलेट हुआ। अगला टॉपिक है खान यूनिस। खान यूनिस क्या है? ये
पैलेस्तीनियन सिटी है। न्यूज़ में क्यों आया है कि इजरायली टैंक्स जो है सॉदर्न गाज़ा में रीइंटर किया है जिसको यही इजरायली टैंक्स जो है स्पेशली पार्टिकुलरली कौन है, खान यूनिस, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट वहाँ के रेसिडेंट जो है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट काज कर रहा है एज रेसिडेंट्स फ्ली टू ईस्टर्न, और वो लोग को खान यूनिस जाना पड़ रहा है। ये एक पैलेस्टीन सिटी है सॉदर्न गाजा स्ट्रिप में। सीज़ फायर और डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रहा है, और एक नया सीज़ फायर 15 अगस्त को शेड्यूल्ड किया जाएगा, और लक्ष्य है कि इस ऑनगोइंग वायलेंस जो हो रहा है उसको बंद करना, स्टॉप करना, और यूएसए, इजिप्ट और कतर के लीडर जो इन्वॉल्व होंगे इस नेगोशिएशन में। और प्रीवियस अटेम्प्ट सीज़ फायर का फेल हो चुका था, लेकिन अब 15 अगस्त को बोला जा रहा है कि ये वार तक किया जाएगा। तो खान यूनिस क्या है, एक पैलेस्टीनियन सिटी है जो कि न्यूज़ में आ जाता है। तो एग्जाम में जैसे सिलिकोसिस, ये क्या है? एक सिलिकोसिस ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, स्पेशली ये जो है लंग्स के लिए बहुत नुकसान होता है, और अभी इसका कोई क्योर भी नहीं है। ये कैसे होता है? खास करके हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, वाइल और गैस, ये सब जो होता है, डेंटिस्ट्री, पोल्ट्री, ये सब में जो काम करते हैं उसको ये सब बीमारी होता है सिल्क। तो हम देखेंगे सिलिकोसिस न्यूज़ में इसलिए आएगा कि एक स्टडी रिपोर्ट आया जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन क्यूमुलेटिव सिलिका एक्सपोजर और सिलिका, मतलब कि क्या है सिलिका एक्सपोजर और सिलिकोसिस के बीच रिलेशन, वो बताएगा। और ये रिव्यू और रिस्पॉन्स दिया है, मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ है, और इसमें यही हाईलाइट किया गया है कि एक्सपोजर जो है अभी एक्सेप्टेबल लिमिट सिलिका डस्ट का सीरियस रिस्क हो, ज़्यादा चांस है कि सिलिकोसिस ओवर टाइम में रिस्क बढ़ सकता है। और बोला है क्या कि ये ना बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है अगर इसको हम एक्सपोजर बस ऐसे इस तरीके से छोड़ दिए तो। अब इसका हम कुछ ब्रीफिंग देख लेते हैं। ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, कॉजेज हार्डनिंग ऑफ लंग को अफेक्ट करता है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इसका कोई भी क्योर नहीं, ये बढ़ते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 20 साल। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आप उस तरीके से काम करते हैं टू सिलिका डस्ट फॉर सिलिकोसिस को डेवलप होने के लिए सिलिका डस्ट, जैसे आपको सिलिका डस्ट लंग्स में इफेक्ट करेगा और इस तरीके से आपको ये बीमारी हो जाएगा। कॉज बाय सिलिका डस्ट और सिलिकोसिस क्रिस्टल जो पाया जाता है सॉइल में, सैंड में, कंक्रीट, मोर्टर, ग्रेनाइट और आर्टिफिशियल। हम अभी पढ़े ना क्या कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग वाली ये सब में, ये सब कंस्ट्रक्शन में आप काम करें तो आपको सैंड, कंक्रीट, ये सब मोर्टर, इसी से धीरे धीरे वो आपके लंग्स में जाके बैठते जाता है। ये हम पढ़ ही लिए। क्रिस्टलाइन सिलिका जो है रिलेटेड होता है इनटू एयर, रिलीज होता है, एयर में जाता है और फिर वो एक फाइन डस्ट बनता है। और फिर जो जैसे हम मेटल को, जैसे बड़े बड़े रॉक्स को काटा जाता है उससे जो वो निकलता है डस्ट पार्टिकल, वो हम वर्कर के द्वारा इनहेल्ड हो जाता है। और धीरे धीरे आप अगर 10-20 साल तक इस तरीके से आप एज ऑक्यूपेशन आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये आपको सिलिकोसिस बीमारी ये हो जाएगा। इसका प्रिवेंशन क्या है? तो वही वाटर सप्रेशन मेथड, उस चीज़ को, वो धूल जो, मतलब अगर हम बड़े बड़े चट्टाने मशीन से काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग हो रहा है नीचे, या गैस स्ट्रक्चर इस तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए हम जैसे क्या कि धूल जो उड़ रहा है वो धूल के रूप में, ऐसे डस्ट के रूप में, वो कंक्रीट, वो सैंड सब, उसके लिए हमको वाटर सप्रेशन मेथड लाएंगे जिससे कि वो धूल बैठ सके और फॉर्म और मिस्ट टू प्रिसिपिटेट डस्ट को प्रिसिपिटेशन के थ्रू ख़त्म करने के लिए जो इफेक्टिवली बेटर वेंटिलेशन बेस्ड होना चाहिए, ताकि जहाँ वो वर्कर काम कर रहे हैं वो चीज़ बाहर चले जाए। और पर्सनल और इक्विपमेंट भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या देखें, सिलिकोसिस ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है और लंग्स के, इसमें कहा जाता है कि आप जो, मतलब आपका वर्किंग लाइफ टाइम भी हाफ हो जाता है अगर आप माइनिंग में काम करते हैं,
लेकिन बोला गया है कि फिर रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया कि सिलिकोसिस केस जो है घटा है, 77% घटा है एक्सेप्ट, और इसका कुछ लेवल दिया गया कि इससे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए अगर आप एक वर्क डे में करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सिलिका डस्ट जैसे 0.1 mg to 0.5 mg ओवर ए वर्किंग डे, 1 वर्किंग डे। अगला टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना यू 2.0 अर्बन 2.0 PMAY यू 2.0 देख लेते हैं। एक दो टॉपिक और है। ये यूएन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव है, ये अभी का नहीं है। इंदिरा आवास आया था, ये सब पुराना बहुत सारे स्कीम चलते आ रहे थे मोदी जी के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन के न्यू नाम देके, फिर तो हम वही देखेंगे। जो यूएन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया और उसका उद्देश्य है कि वही फाइनेंशियल असिस्टेंस दे कि इंसान 1 करोड़ अर्बन पुअर को और मिडिल क्लास फैमिली को, जो भी शहर में जो गरीब रह रहे हैं उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, एक और फैमिली को, कि आप घर बनाइए, खरीदिए, रेंट पे हाउस लीजिए, अफोर्डेबल कॉस्ट। जैसे देखते हैं बड़े बड़े शहर रेंट बसेरा बनाता है या इस तरीके से, और इधर भी न्यूज़ इस तरीके से कर रहा था कि जो भी वर्कर हैं उस तो उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पर एक रेन बसेरा टाइप का ही बहुत बड़ा बड़ा बनाया दिया जाएगा, और उसको पर डे के हिसाब से उससे रुपया लिया जाएगा, और उसको वहाँ सारा फैसिलिटी हो। इंसान जाके दिन भर जो मजदूरी किया, मेहनत किया, जाके रात में अच्छे से खाना खा सुकून से सो सके, और उसका मतलब फ़ी भी बहुत कम रखा जाए कि इंसान को थोड़ा सा एक रीज़नेबल प्राइस रखा जाए, क्योंकि वो लोग ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही अर्न करते हैं। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत है। तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे जिस 20 रुपीज़ जिस तरीके से अवेलेबिलिटी हो, सुविधा हो, उस तरीके से दिया जाए। तो इसके प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का वही है कि ये अर्बन पर फोकस करता है, अर्बन के पूरे जो है। तो वही है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप परचेज़ कीजिए घर या कंस्ट्रक्ट कीजिए, रेंटल हाउस लीजिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पर आप करें। इसका नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ में। ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही मेजर इनिशिएटिव, चूँकि 1 करोड़ अर्बन पुअर को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आप फूस का घर बनाइए या पक्का हाउस जो ऑल वेदर को सपोर्ट करे टू, और ये एलिजिबल है जो भी अर्बन एरिया में बेनिफिशरीज हैं उस हैं उसके लिए एलिजिबल है। एस्टीमेट वही है कि सेक्शन 1.18 करोड़ हाउस सेक्शन हुआ है, जिसमें 85.5 लाख हाउस कंस्ट्रक्ट और डिलीवर्ड हो गया है वहाँ। योजना का मतलब रुपया उसको डिलीवर्ड हो गया। एलिजिबिलिटी वही है, टारगेट सेगमेंट वही है, फैमिली जो भी EWS से बिलोंग करते हैं और मिडिल इनकम ग्रुप सेगमेंट के होते हैं, जिसके पास पक्का हाउस नहीं है देश में, इन द कंट्री एनीवेयर, वो एलिजिबल है। जो भी स्टेचुरी टॉन्स हैं सेंसस 2011 के अनुसार उस सबको ये कवर करेगा, और नोटिफाइड टॉन्स जो भी आते हैं डेवलपमेंट नहीं होने जिसका। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्पेशली अर्बन पर फोकस्ड है, अर्बन 2.0 इसलिए क्या है। तो 1 करोड़ अर्बन पुअर पर को लेके एम है, और वही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, वो आप बनाइए घर, परचेज कीजिए, रेंटिंग ये मिडिल नोडल एजेंसी याद रखना है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, और बहुत ही मेजर इनिशिएटिव, और पक्का ऑल वेदर सपोर्ट, पक्का हाउस होना चाहिए, और एलिजिबल इसमें अर्बन एरिया के जो भी गरीब तबके के लोग हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस दिया, अर्बन पुअर को असिस्टेंस दिया जाएगा, सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। अगला न्यूज़ हमारा कोरल ब्लीचिंग, चूँकि एक न्यूज ग्रेट बैरियर रीफ में जो है कोरल जो है हाईएस्ट टेम्परेचर पिछले अगर 400 सालों में देखा जाए तो बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। तो उससे पहले हम कोरल ब्लीचिंग देख लेते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? ये कोरल जो है ससाइल एनिमल होता है,
जो कि ओशन फ्लोर से जो परमानेंटली जाके अटैच हो जाता है, इसलिए ये ससाइल एनिमल होता है। फॉर्मेशन कब होता है? जब हज़ारों हज़ारों की संख्या में पॉलिप में एक साथ रहता है और फिर वो कोरल कॉलोनी बनाता है और वो कैल्शियम कार्बोनाइट और एक्सोस्केलेटन को सेक्रेट करता है और फिर धीरे धीरे वो पॉलिप बनाता है। अगर इंडिविजुअल कोरल होता है उसको पॉलिप करता है और बहुत सारी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के फिर उसको जूजेंथेल थेल कहते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में मोस्टली पाया जाता है। टेम्परेचर इसका 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड होना चाहिए। इसके सर्वाइवल के लिए कंडीशन वही है कि सनलाइट इसको प्रॉपर मिलना चाहिए और सैलो वाटर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, नो टॉपिक। ये 160 फीट फाउंड इन वाटर, 160 फीट वाटर से ऊपर होना चाहिए। क्लियर वाटर थ्रो जिससे सनलाइट पास करे, ट्रांसपेरेंट। इसको वार्म कंडीशन वाटर कंडीशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर टेम्परेचर 20 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? जब कोरल को बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा उस तरीके से उसको वैसा टेम्परेचर नहीं मिलता, तो इसीलिए वो कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। जब उसको वैसा टेम्परेचर नहीं मिलता, वो जब ख़राब होने लगता है। तो वही आगे न्यूज़ में है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया पिछले 4 सालों में। एक स्टडी रिपोर्ट है जिसमें हाईएस्ट ओशन हीट पिछले 4 सेंचुरी में जो है ग्रेट बैरियर रीफ में देखा गया है, पब्लिश्ड हुआ है जर्नल नेचर। तो साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट को कोरल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो साइंटिस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के मेराइन साइंस जो है टर्म के हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, अभी तक का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। ओशन टेम्परेचर जो रीफ में हॉटेस्ट पाया गया पिछले 407 सालों में। ये इसका मेन कारण एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है। ह्यूमन हर जगह पर्यावरण को एकदम से टॉर्चर कह सकते हैं। इंसान हर जगह जाके हस्तक्षेप कर रहा है पर्यावरण के साथ। तो स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर देखा 1.73 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेट बैरियर रीफ हम देखेंगे, ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है पूरे वर्ल्ड में। कहाँ है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। 2300 किलोमीटर फैला है, 300 जिसमें इंडिविजुअल रीफ है और 9 आइसलैंड है। ये डुगोंग और ग्रीन टर्टल के लिए भी हैबिटेट है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया 1981 में और इसको मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया में डिजाइंड एज मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो आज हम कितना टॉपिक देखे? 4-5 टॉपिक देखे, वही कोरल ब्लीचिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना देखे, सिलिकोसिस बीमारी देखे कि क्या होता है, ये लंग्स रिस्पिरेटरी जिसको खान यूनिस एक पैलेस्टीनियन सिटी था वो देखे और प्रिविलेज मोशन देखे। यही 4-5 टॉपिक था। तो ठीक है, 4-5 टॉपिक, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।